Hello, dear students, myself P.L. Narada, Assistant Professor, and I am going to teach you today The Word is Too Much with Us, a sonnet by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सोनेट है द वर्ड इज टू मच विद अस, आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। द वर्ड इज टू मच विद अस, पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा जिसका टाइटल उसने दिया द वर्ड इज टू मच विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द सोनेट, द वर्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड, ये दुनिया, इज टू मच, बहुत ज़्यादा है, विद अस, हमारे साथ। ये दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। इसका भावार्थ ये होता है कि ये दुनिया और इसमें हम बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। क्योंकि जब ये पोएम लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलिज्म, इन सब चीज़ों को देखा था, औद्योगिकरण को उसने देखा था, और औद्योगिक क्रांति उस समय हुई थी। उसी से प्रभावित होकर के कवि ने ये कविता लिखी है कि हम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लिप्त है। ये दुनिया और हम एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। ये इस कविता का टाइटल है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वर्ड्सवर्थ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ born at कुकरमाउथ इन कम्बरलैंड। वर्ड्सवर्थ कुकरमाउथ में पैदा हुआ था, कम्बरलैंड में, और 7 अप्रैल 1770 को वो पैदा हुआ था एंड डाइड इन 1850। 1850 में वो चल बसा इस दुनिया से। ही इज कॉल्ड द फिलोसफर एंड प्रिस्ट ऑफ नेचर। उसको फिलोसफर कहा जाता है, फिलोसफर एंड प्रिस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी और प्रकृति का दार्शनिक वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाई नेचर इंस्टेड ऑफ बुक्स। किताबों ने उसको इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि इस प्रकृति ने उसको प्रभावित किया है। ही वॉज ए रोमांटिक पोइट एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ सैमुअल टेलर कोलरिज। वह रोमांटिक कवि था और कंटेम्प्रेरी था। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन। सैमुअल टेलर कोलरिज का वह समकालीन था, दोनों साथी थे। दे बोथ लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बेलाड। दोनों ने मिलकर के, वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने, 1798 में एक बुक प्रकाशित करवाई जिसका नाम था लिरिकल बेलाड। और इस लिरिकल बेलाड के साथ ही अंग्रेजी साहित्य में, इन इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। रोमांटिक एज जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उस रोमांटिक एज की शुरुआत कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की किताब लिरिकल बेलाड के प्रकाशन के साथ ही शुरू हुई। द सराउंडिंग इन विच ही वॉज ब्रॉट अप मेड हिम ए नेचर पोइट। कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ जिन परिस्थितियों में पला, जिनमें वो बड़ा हुआ, उन परिस्थितियों ने उसको क्या किया, नेचर पोइट बना दिया। जिन परिस्थितियों में उसका ब्रॉट अप, लालन पालन हुआ, उन परिस्थितियों ने उसको नेचर पोइट बना दिया। सराउंडिंग्स का प्रभाव सभी पे पड़ता है और इसका प्रभाव वर्ड्सवर्थ पे भी पड़ा।
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जो कविता है डिपिक्ट द कंडीशन ऑफ मैन, मनुष्य की कंडीशन के बारे में बताती है। डिपिक्ट्स बताती है द कंडीशन ऑफ मैन, मनुष्य की कंडीशन, वर्तमान मनुष्य की क्या कंडीशन है, उसका इंटरेस्ट। ही इज इंटरेस्टेड ओनली मेट्रोपोलिटन सिटी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलिज्म एंड डिवाइड फ्रॉम नेचर, और वह प्रकृति की चीज़ों से रहित हो रहा है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नेचर, नेचुरल सीन, नेचर जो सीनरी है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में इस कविता में बताया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। पोइट सेज दैट वी मतलब हम सब लोग, कवि ने किसी को नहीं छोड़ा। द वर्ल्ड इज टू मच, ये दुनिया बहुत ज़्यादा लिप्त है विद अस, हमारे साथ। दैट मीन्स वी आर टू मच एनग्रॉस्ड इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज़। सांसारिक कार्य में हम बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। अब सांसारिक कार्य में क्या, लेट एंड सून, कोई देरी से, कोई जल्दी। कोई छोटा सा रहता है जब से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है, कोई छोटा सा बच्चा ही गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन और कोई लेट, देरी से। लेकिन आज या कल हम सब सांसारिक कार्य में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल लिवोस्ट आवर पावर्स। दो ही चीज़ों में हमने हमारी शक्तियाँ उड़ा रखी है। वी ले वॉस्ट आवर पावर्स, हमने हमारी शक्तियाँ लुटा रखी है। ले का मतलब होता है लुटाना, लूटो लूटो लूटो। आवर पावर्स, हमारी शक्तियों को किस में लुटा रखा है, वॉस्ट, बेकार में। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करने में, गेटिंग प्राप्त करने में, एंड स्पेंडिंग खर्च करने में। इंसान क्या करता है, उसकी आधी जिंदगी कमाने में निकल जाती है और आधी जिंदगी खर्च करने में निकल जाती है। कई लाखों रुपए, ही कलेक्ट्स टू मच मनी बाय अर्निंग डे एंड नाइट एंड देन वॉस्ट द मनी इन वेडिंग्स, कॉस्टली वेडिंग्स, महंगी महंगी शादियाँ करके उनमें खर्च करता है। पहले पैसे जोड़ता है फिर बेकार करता है। इस तरह से कवि कहता है कि हमने हमारी शक्तियों को लूटा रखा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, नॉट। वी सी इन नेचर, हम देखते हैं नेचर में, दैट इज अवर, जो हमारी है, प्रकृति जो हमारी है, प्रकृति के नज़ारे जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के नज़ारे, दैट इज अवर, जो हमारी है। लिटिल वी सी, हम उसमें न के बराबर देखते हैं। वी डू नॉट एंजॉय द नेचर और नेचुरल सीन्स विच इज रियल वेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग। मनुष्य की जो वास्तविक संपत्ति है, प्रकृति, प्रकृति के नज़ारे, उनको हम न के बराबर देखते हैं। We have given our hearts away, a sordid boon, sordid गंदे, dirty, boon वरदान। We have given away, हमने दे रखा है। our hearts, हमारा हृदय, हमने हमारा हृदय दे रखा है। किन चीज़ों में, sordid boon, गंदे स्वप्नों में। हमने हमारा हृदय गंदे स्वप्नों में दे रखा है। हमारा मन गंदी चीज़ों में लगा रखा है। यहाँ पे गंदी चीज़ों से मतलब क्या है, कवि जो है वर्ल्डली एक्टिविटीज को गंदी चीज़ें बताता है। ऐसा यूँ थोड़ी है कि हम रोज ही कीचड़ में लौटते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अ सॉर्डिड बून, हमने अपने हृदय को गंदे कार्यों में लगा रखा है। ये एक सोनेट है और पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेंज ऑफ 4 लाइन्स है, फर्स्ट 4 लाइन्स
फर्स्ट स्टेंजा। नाउ सेकंड स्टेंजा देखिए, जो कि डेवलपमेंट होता है एक सोनेट का। दिस सी दैट बेयर हर bosoms टू द मून। कवि हमें यहाँ पे दो प्राकृतिक चीजें दिखाता है। दिस सी, ये सागर, देखो इस सागर को गौर से देखो। दैट बेयर्स, जो उजागर कर रहा है, रिवील हर बुजुम, बुजुम चेस्ट, सीना, टू द मून, चंद्रमा के लिए। द पोइट सीज मून एंड सी एज अ कपल। सी इज अ बिलव्ड एंड मून इज अ लवर। कवि ने यहाँ पे चंद्रमा और समुद्र को एक प्रेमी जोड़े के रूप में देखा है। देखो द सी, समुद्र को देखो, दैट बेयर हर बुजुम, जो अपना सीना दिखा रही है, टू द मून, चंद्रमा के लिए, जो चंद्रमा से मिलने के लिए उत्सुक है और वो अपना सीना दिखा रही है। कवि ने यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्ट को बताया है, क्योंकि जब पूर्ण चंद्रमा चमकता है तो समुद्र में ज्वार आता है। उस ज्वार में जब समुद्र ऊपर उठता हुआ नजर आता है, कवि ने उसको किस तरह से देखा है, समुद्र ऊपर उठ रही है अपने लवर मून से मिलने के लिए। और नेक्स्ट इमेज देखिए, द वाइंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल हावर। ये हवाएं जो हमेशा हाउल करती रहती है, गुर्राती रहती है। द वाइंड्स, हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग, जो गुर्राती रहती है, हाउल करती रहती है, ऑल हावर्स, पूरे समय। हवाएं जो सनसनाती हुई चलती है, घुर्राती रहती है। एंड आर अप गेदर्ड, और इकट्ठा कर देती है। अप गेदर्ड किनको? लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए से फूलों को। लाइक द पोइट यूजेस सिमिली, कवि ने यहाँ पे सिमिली अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार के माध्यम से कवि ने समझाया है। हवाएं जो चलती रहती है, हवाएं जो शोर करती रहती है और सोए हुए से फूलों को इकट्ठा कर लेती है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। कितनी अच्छी बात कवि ने बताई। फॉर दिस, इन चीज़ों के लिए। कवि ने ऊपर जो दो उदाहरण हमें दिए, समुद्र का, दूसरा हवाओं का। फॉर दिस, इनके लिए कवि ने कहा, फॉर दिस, इनके लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम मज़े से बाहर हैं, हम ट्यून से बाहर हैं। कवि ने पहले दो ही चीज़ों के लिए सोचा, फिर उसने आगे कहा फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम मज़े से बाहर हैं। वी डू नॉट एन्जॉय द नेचर, नेचुरल स्नेरी, हम प्रकृति की चीज़ों का आनंद नहीं लेते। आउट ऑफ ट्यून से आप क्या समझते हैं? आउट ऑफ ट्यून, मज़े से बाहर हैं। सपोज करो कहीं पे खुशी का माहौल है और उस खुशी के माहौल में अचानक से कोई जनाजा लेकर निकले और राम नाम सत्य है इस तरह से करते हुए निकले, तो वो खुशी का माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। इस चीज़ को हम आउट ऑफ ट्यून कहेंगे। और इसी तरह से अगर किसी जनाजे में आप जा रहे हो और किसी के मोबाइल की रिंगटोन बज जाए और जिसमें बेसुरा सा गाना ज़ोर से बजने लगे, तो वो ट्यून वहाँ पर आउट ऑफ ट्यून हो जाती है। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम मज़े से बाहर हैं, प्रकृति की चीज़ों को हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम मज़े से बाहर हैं। अब जो सस्टेट है, सस्टेट, उसको देखिए। इट मूव्स नॉट, ये हमें प्रभावित नहीं करती है, ये चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती है। इट मूव्स नॉट, ये चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती है। कवि ने जो दो उदाहरण दिए, उन चीज़ों के लिए कवि ने कहा, इट मूव्स नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी, हे भगवान आई वुड रादर बी अ पेगन, मैं तो एक पेगन होता। कवि क्या कर रहा है? परेशान हो जाता है। हे भगवान,
ये चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती। इसीलिए मैं क्या है, आई वॉन्ट टू डाई, मैं तो मरना चाहता हूँ, मैं तो पेगन होता। पेगन इज अ ग्रीक गॉड। पेगन कौन है? पेगन एक देवता है, प्रकृति की देवता है। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में घास बेरू है, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी घास बेरू इज द गॉड ऑफ नेचर। जब बारिश नहीं आती है तो गांव में घास बेरू को आज भी घुमाया जाता है, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ नेचर। एंड द सेम पेगन इज ऑल्सो ग्रीक गॉड एंड इज नेचर गॉड। कभी कह रहा है आई वुड रादर बी ए पेगन, मैं तो पेगन होता। और क्या करता पेगन होके? सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न जो चीज़ें बेकार हो गई है उनमें से क्रीड धर्म को शकल्ड निकाल लेता, चूज करके निकाल लेता। बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपल टू ड्रॉ आउट रिलीजन फ्रॉम द थिंग्स। रिलीजन से मतलब है अच्छी चीज़ों को। मैं बुरी जो आउटवर्न चीज़ें हैं, आउटडेटेड चीज़ें हैं, उनमें से चूज करके बाहर निकाल लेता, उनमें से खींच करके बाहर निकाल लेता। हे भगवान मैं तो पेगन होता। द पोइट नेक्स्ट सेज सो माइट आई स्टैंडिंग, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। फर्दर पोइट सेज सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली। कवि फिर आगे कहता है इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ, सो माइट इसीलिए आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, मैं इस सुहावने चरागाह पे खड़ा हूँ। और इस सुहावने चरागाह पे खड़ा होकर के क्या कर रहा हूँ? हैव ग्लिम्सेज, झलकियाँ देख रहा हूँ। हैव ग्लिम्सेज, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। मैं प्रकृति की झलकियाँ देख रहा हूँ, मैं इस सुहावने चरागाह पे खड़ा हूँ। हैव ग्लिम्सेज, झलकियाँ देख रहा हूँ। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन का मतलब होता है अकेला, लॉनली, सो दैट आई माइट नॉट फील लॉनली, ताकि मैं अकेलापन महसूस नहीं कर सकूं। मैं इस सुहावने चरागाह पे खड़ा हूं। प्लीजेंटली, ली जो शब्द है, ली चरागाह और प्लीजेंट सुहावना। मैं इस सुहावने चरागाह पे खड़ा हूं और यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रहा हूं? हैव ग्लिम्सेज, झलकियाँ देख रहा हूं। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, जो मेरे को बहुत कम अकेलापन महसूस होने दे रही है। आई एम नॉट फीलिंग लॉनली, मैं लॉनली फील नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज आई सी मैनी ग्लिम्सेस ऑफ नेचर, मैं नेचर की बहुत सारी ग्लिम्सेस देख रहा हूँ। आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली एंड हैव मैनी ग्लिम्सेस। अब क्या झलकियाँ देख रहा है? प्रकृति की झलकियों में उसको कवि को क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं प्रोटियस नामक देवता को देखता हूँ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, साइट दृश्य, प्रोटेस नामक देवता का दृश्य देखता हूँ। ये भी एक ग्रीक गॉड है, आधा इंसान आधा जानवर। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारे अवतार है, वराह अवतार, कूर्म अवतार, ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक देवता है प्रोटियस, आधा इंसान आधा जानवर। राइजिंग फ्रॉम द सी, और ये क्या कर रहे हैं? प्रोटियस नामक देवता क्या कर रहे हैं? राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से ऊपर उठ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा है मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का, मछली का रूप धारण किया। वराह अवतार सूअर का रूप धारण किया। कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया। ऐसे ही प्रोटियस नामक देवता जो है समुद्र से ऊपर उठ रहे हैं, समुद्र में से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कभी उस सुहावने चरागाह पे खड़ा होकर के देखता है तो इस तरह देवताओं की झलकियाँ देखता है। और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, या फिर ओल्ड ट्रिटन को सुनता है। ट्रिटन भी एक ग्रीक गॉड है। रेड हॉर्न का मतलब होता है शंख, जो मंदिरों में बजाया जाता है, उसको कहते हैं रेड हॉर्न। या फिर मैं ट्रिटन नामक देवता को सुन रहा हूँ।
और वो ट्रिटन नामक देवता क्या कर रहे हैं? ब्लो बजा रहे हैं, ब्लो हिज रेड हॉर्न, उनका शंख। मैं देख रहा हूँ वहाँ सुहावनी चरागाह पे खड़ा होकर के ट्रिटन नामक देवता अपना शंख बजा रहे हैं और इस प्रकृति में प्रकृति के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। The speaker accuses the modern age of having lost its connection to nature and to everything meaningful. कविता में जो है स्पीकर जो है वो इसी बात पे जोर देता है कि लोगों ने क्या किया है, हैविंग लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू नेचर, प्रकृति से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, टू एवरीथिंग मीनिंगफुल, और जो कुछ भी उपयोगी चीज़ें थी उन सबको छोड़ दिया है, प्रकृति की चीज़ों को छोड़ दिया, प्रकृति से कनेक्शन लोगों ने तोड़ दिया है। यहाँ पर हम इस पोएम का एनालिसिस करेंगे। द पोएम इज ए सोनेट। पहली चीज़ ये है कि कविता एक सोनेट है। सोनेट आर 14 लाइन्स पोइटिक इन्वेंशन। सोनेट क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सोनेट एक पोइटिक इन्वेंशन होता है जिसको रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। द फॉर्म ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट नेम्ड आफ्टर द वर्क ऑफ पेट्रार्क, एन इटालियन पोइट ऑफ द अर्ली रेनेसा। ये एक इटालियन सोनेट है, या इसको हम यूँ कहें कि एक पेट्रार्कन सोनेट है जो पेट्रार्क नामक कवि के नाम पे प्रचलित है और जो कि रेनेसा के टाइम में बहुत पॉपुलर था। ए पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एन ऑक्टेव एंड ए सस्टेट। 8 पंक्तियाँ ऑक्टेव कहलाती है शुरू की और बाद की 6 पंक्तियाँ सस्टेट कहलाती है। द राइम स्कीम ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट इज समवॉट वेरिएबल। पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो बदलती रहती है, अलग अलग कवियों ने उसको अलग अलग फॉलो किया है। इन दिस केस द ऑक्टेव फॉलो ए राइम स्कीम ए बी बी ए। ऑक्टेव की राइम स्कीम इस तरह से होती है ए बी बी ए एंड द सस्टेट फॉलोज इज राइम स्कीम ऑफ सी डी। इस तरह से राइम स्कीम इसकी होती है। कवि ने यहाँ पे हमें 2 ग्रीक गॉड के बारे में बताया है। अगर ये नोट्स जो कि मैंने क्रिएट किए हैं आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक और कमेंट